हाई क्लास 11 तो तुम लोगों की कल यानी कि संडे को शाम को 4 बजे हाफ ईयरली स्पेशल मैराथन है मेरे साथ। अगर तुम्हारे हाफ ईयरली हो भी गए ना तो ये मैराथन तुम्हें तुम्हारे यूनिट टेस्ट या फाइनल एग्जाम्स में बहुत ज्यादा मदद करने वाली है, तो आना मत भूलना कल शाम को यानी कि संडे को 4 बजे। ऑल्सो आपको सारी स्लाइड्स सारे वन शॉट मेरे चैनल पे मिल जाएंगे और इसकी स्लाइड्स मैं आपको टेलीग्राम पे देती हूँ। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक है, आप लोग दोनों ही ज्वाइन कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली गुड। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय दानिया शर्मा पे और मेरा नाम दानिया शर्मा है। बच्चों, अभी मैंने एक दो दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने 10th क्लास के बच्चों को कुछ बुक्स रिकमेंड किए थे। तो 11th क्लास के बच्चों ने बोला कि मैम क्या ये जो बुक्स हैं हमारे लिए भी अवेलेबल हैं या इसी टाइप की कोई और बुक्स हमारे लिए भी अवेलेबल है जो हमें हेल्प करें। तो यार देखो, जब तक मैं कोई चीज को देखूंगी नहीं, अपनी आंखों से नहीं खोल के देख लूंगी, तब तक मैं वो चीज तुम्हें रिकमेंड नहीं करूंगी, ठीक है? तो मैंने ऑब्वियसली तुम्हारे इतने सारे मैसेजेस या कमेंट्स के बाद मैंने देखना शुरू करा and I ordered 2 more books from Oswal only, ठीक है? बट उन बुक्स में अंदर जाने से पहले मैंने क्या देखा, क्या वो तुम्हें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उसमें ऐसा क्या है कि तुम्हें लेनी चाहिए ही, ये सारी चीजें बताने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजें डिस्कस कर लेते हैं। सो 11th क्लास में तुम्हें इस चैनल पर इंग्लिश और हिस्ट्री दोनों पढ़ाती हूँ, राइट? तुम्हें पता ही होगा कि इंग्लिश और हिस्ट्री दोनों पढ़ाती हूँ। हिस्ट्री के भी वन शॉट मैं तुम्हें देती हूँ एंड ऑलरेडी मैं डाल भी चुकी हूँ। लाइक 7 चैप्टर्स हैं, 4 चैप्टर्स के वन शॉट यूट्यूब पे आपको मेरे मिल ही जाएंगे। द 3 ऑर्डर्स का तो मैंने अभी अभी डाला है रिसेंटली, राइट? तो मैं आपको इंग्लिश और हिस्ट्री की ही अभी के लिए स्पेसिफिक बुक्स बताने वाली हूँ, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की बुक्स अभी मैंने देखी नहीं है। मैं उन्हें रिकमेंड भी कर दूं यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके, तो कोई फायदा नहीं है कि जस्ट फॉर अ वीडियो मैं उन्हें रिकमेंड कर दूं, राइट? तो जो बुक्स मैंने देखी हैं अपनी आंखों से, मेरे पास है, मेरे सामने है, मैंने मंगवाया है, मेरा सब्जेक्ट है, पहले मैं उन्हीं की बुक्स को आपको उनके बारे में बताना चाहूंगी। तो सबसे पहले बेटा, बुक्स पे जाने से पहले ना मैं तुम्हें ये बता दूं कि इंग्लिश पढ़ने का सही तरीका क्या है। अगर आप लोग मुझसे पढ़ते आ रहे हो, 10th में भी पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया ही है डेफिनेटली। लास्ट ईयर मैंने 11th क्लास एंड आई वाज सो लकी टू हैव दैट बैच। लास्ट ईयर मैंने जो 11th क्लास के मेरे पेड वाले बच्चे थे उन्हें पढ़ा रही थी मैं इंग्लिश, एंड काफी सारी चीजें मैंने उनसे सीखी, काफी सारी चीजें मैंने उन्हें सिखाई। ये जो आप मेरे पीछे अभी ट्रिक्स देख रहे हो जो मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने उन्हें भी बताई। एंड आपको पता ही है, अगर एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो उसमें से 20 बच्चे आपकी राय मानेंगे और 20 बच्चे एम ही कर देंगे, राइट? बट लाइक आई वाज सो शॉक्ड कि वहां पर मैक्सिमम बच्चों ने मेरी जो सजेशंस उन्हें फॉलो करा एंड उनको उसके रिजल्ट्स भी मिले। तो कोई भी बुक लेने से पहले या कोई भी चीज को पढ़ने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगी कि पढ़ना कैसे है। देखो यार, पहले इंग्लिश की बात करूंगी फिर हिस्ट्री की, क्योंकि इंग्लिश कॉमन होती है, चाहे आप साइंस में के बच्चे हो, कॉमर्स के बच्चे हो, ह्यूमैनिटीज के बच्चे हो, इंग्लिश आपके पास होगी ही होगी, राइट? इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन है। तो यार इंग्लिश हमारी 4 पार्ट में बटी होती है ना? रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर और लिटरेचर। अब बच्चा क्या करता है, जनरली लिटरेचर पे फोकस करता है, वो इन 3 चीजों को छोड़ देता है, ठीक है? क्योंकि उसे लगता है रीडिंग वो तो मैं बचपन से करता आ रहा हूं, एम ही कर लूंगा। राइटिंग, उसमें तो मुझे सिर्फ फॉर्मेट पता करना है, मैं अपने आप से इंग्लिश लिखाऊंगा। और ग्रामर, वो तो मैं ऐसे ही कर लूंगा पूछ पाछ के, या फिर मैं समझ लूंगा, दैट्स इट। मैं लिटरेचर की समरी पढ़ के चला जाता और क्वेश्चन, ये है बच्चों का इंग्लिश करने का तरीका, और वो भी बिल्कुल लास्ट के दिनों पे जब उनका एग्जाम सर पे है। बट ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है? स्पेशली अगर आप ह्यूमैनिटीज में हो तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, और साइंस और कॉमर्स में भी हो तो भी नहीं चलेगा। बिकॉज इंग्लिश बेटा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि 9th से ही मैं बोलती हूँ कि वो आपकी परसेंटेज को गिरा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है ना? अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस करा और इंग्लिश को यूं ही आप ढेचले सा छोड़ देते हो, देन आपको उसकी कीमत ऑब्वियसली एट दी एंड पता चलेगी कि भाई हमसे क्या गलती हुई, ठीक है? हमें लगता है इंग्लिश एम ही, बट इंग्लिश एम ही नहीं है। अगर एम ही होता तो ऑब्वियसली 11th 12th में एज अ सब्जेक्ट उसे नहीं दिया जाता, वो भी मेन है वो। नाउ कमिंग बैक कि मैम फिर करना ही क्या, है ना? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमारे पास फलाना सब्जेक्ट्स भी हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 4 पार्ट्स को रोजाना करें। यार देखो, मैंने बहुत बार बोला है, सेम सजेशन मैंने तुम्हें क्लास 10th में भी दिया था। मैं क्लास 10th के बच्चों को अभी भी वो सजेशन देती हूँ और मैं तुम्हें भी यही दूंगी कि मैं एक एक करके बताऊंगी, ठीक है? कि अगर रीडिंग सेक्शन है हमारा, रीडिंग सेक्शन में क्या होता है तुम लोग मुझे बताओ। अनसीन पैसेजेस होते हैं, राइट और रॉन्ग होते हैं। अब अनसीन पैसेज हमें नहीं पता एग्जाम में कौन सा उठाकर दे देंगे, क्या उठाकर दे देंगे, राइट? तो अनसीन पैसेज को करने का तरीका क्या है मैम?
यार हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तुम 7 के 7 दिन नहीं कर सकते, मैं बोल रही हूँ हफ्ते में 3 दिन, रोज सुबह जितने बजे भी उठते हो, ठीक है, 8 बजे उठते हो, 1 घंटा पहले 7 बजे उठ जाओ, ठीक है, या फिर 7:15 पे उठ जाओ। 7 बजे उठते हो, 6:15 पे उठ, सिर्फ 1 घंटा पहले अर्ली मॉर्निंग। क्यों बोल रही हूँ अर्ली मॉर्निंग? क्योंकि अगर तुमने इसे टाल दिया ना, यार दोपहर में कर लूंगा, शाम में कर लूंगा, रात में कर लूंगा, अगर तुमने ऐसे टाल दिया तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। टेक इट फ्रॉम मी, क्योंकि ये मेरा मतलब किया हुआ चीज़ है, इसलिए मैं बता रही हूँ कि नहीं कर पाओगे। इवन जब मैं आइल्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, लाइक ये एक एग्जामिनेशन होता है, आपको बाहर जाना होता है तो आपको ये देना पड़ता है, इसमें बैंड्स मिलते हैं। जब मैं प्रिपेयर कर रही थी ना, तो मैंने इस पर्टिकुलर पार्ट को, उसमें भी 4 सेक्शंस होते हैं, रीडिंग को रोजाना किया था। एंड क्योंकि रोजाना किया था तभी मैं उस एग्जाम को क्रैक कर पाई थी। तो द पॉइंट इज, अगर आप रोजाना नहीं कर सकते, वीक में 7 डेज है, 7 में से 3 दिन अपने बांध लो, मंडे, ट्यूसडे छोड़ दो, वेंसडे, थर्सडे छोड़ दो, फ्राइडे, या फिर टीटीएस, ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, ऐसे करके बांध लो। रोज सुबह उठो और एक रीडिंग पैसेज हमें करना ही है। जितने ज्यादा आप सॉल्व करोगे वो आपकी हैबिट में डेवलप होना शुरू होगा, और हैबिट में डेवलप होगा तो आपका माइंड अकॉर्डिंगली फंक्शन करेगा। आपको नहीं पता चलेगा ये कैसे हो रहा है, क्या ये कोई मैजिक है कि मैं ये रीडिंग पैसेज सॉल्व कर पा रहा हूँ, बट नहीं, ये आपकी प्रैक्टिस और हैबिट का नतीजा होगा कि आप रीडिंग पैसेज को 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर पाओगे। ये ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, बट अगर आप ये कॉन्टिन्यूसली करते हो फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स तो आपको ये चीज समझ में आएगी, ठीक है। दूसरी चीज है राइटिंग। अभी मैं सारी चीजें बताऊंगी, पूरी वीडियो को एंड तक देखना, डॉट्स कनेक्ट होंगे। अभी भले ही तुम्हें लग रहा हो कि मैम ऐसे क्यों बोल रही है, बट रुको। राइटिंग में क्या होता है, राइटिंग सेक्शन में बच्चों हमें अगेन नहीं पता कौन सा क्वेश्चन आएगा, तो हम इसका फॉर्मेट तो देखते ही हैं, है ना। मैं तुम्हें रीडिंग पैसेज भी इस चैनल पर कराती हूँ, राइटिंग सेक्शन भी मैंने एक एक चीज क्लास 11th के जितनी राइटिंग सेक्शन है मैंने यहाँ पर इस चैनल पे वन शॉट डाल रखा है, करा रखे। बट उसके अलावा भी बेटा एक चीज की जरूरत है, वो है एग्जाम्पल्स। जितने ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ोगे उतना ज्यादा होगा। अब पढ़ेंगे मतलब मैम फ्यूचर टेंस, कल 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 कल, एग्जाम से 1 दिन पहले करेंगे, ऐसा नहीं है। आपका जो भी दिन में फ्री टाइम है, मैं नहीं बोल रही कि आप अपना मैथ्स मत करो या आप अपना ज्योग्राफी मत करो, नहीं, आप सब करो, आप अपना रूटीन को वैसे ही चलाओ। देखो, रीडिंग पैसेज करने से आपका रूटीन अब्रप्ट नहीं हुआ, आपको केवल आधा घंटा पहला उठने पड़ा, बाकी आपका दिन जैसे आप काटते हो वैसा काटो। राइटिंग से भी आपका दिन बिल्कुल भी अब्रप्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। क्यों? अगर आपके स्कूल में कोई फ्री पीरियड है, आप उसमें एग्जाम्पल्स पढ़ लो। मैम एग्जाम्पल कहाँ से ढूंढे, अभी वो भी हल मैं कर दूंगी, वो भी हल हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ो, अगर टीवी देख रहे हो फैमिली के साथ बैठ के, ऐड आ गया, म्यूट कर दो एंड एक एग्जाम्पल पढ़ लो। यार इतना सा होता है एडवर्टीजमेंट, उसे पढ़ने में ना मैक्स टू मैक्स 25 सेकंड लगेंगे, 25 सेकंड। बट वो पढ़ने से जितने ज्यादा एग्जाम्पल पढ़ोगे ना, एक राइटिंग वाली लैंग्वेज क्या होती है, क्या लिखना है, कौन सी लाइंस है, वो तुम्हारे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएंगी। और जब वो दिमाग में बैठेंगी तो एग्जाम में लिख कर आओगे, वहां बैठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं क्या लिखूं, कि मैंने तो केवल फॉर्मेट पढ़ा था पर अब मैं लिखूं क्या। तो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोनों से ही आपके दिन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। कमिंग टू योर ग्रामर, ग्रामर से भी आपके दिन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं आएगी। ग्रामर हम लोग क्या करते हैं, 1 शॉट वीडियो देखते हैं, देखनी भी चाहिए, बहुत बढ़िया बात है। बट उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रोजाना। वही आपकी एक, अब टेंसेस करा दिए, मान लो आ भी गए टेंसेस, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं है तो क्या होगा। मान लो आप गाड़ी सीखने जा रहे हो, मैंने आपको सिर्फ आउटर सिखा दिया कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या है, ये क्या है, कैसे चलाना है, बस। अब अगर यार आप उसकी प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे रोजाना, तो आप कैसे उसमें एक्सपर्ट हो गए, है ना। रोज हर रोज आदमी एक नई चीज सीखता है। जो बहुत एक्सपीरियंस भी है ना, वो भी गाड़ी चलाता है तो एक नई चीज ही सीखता है, समझ रहे हो। तो इसलिए ग्रामर में भी आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। मैम कब करें? कोई आपको पूरे दिन को अपने को डिस्टर्ब नहीं करना है, रात में सोने से पहले 5 से 10 क्वेश्चन करो, बस 5 मिनट ही लगेंगे आपको 10 क्वेश्चन करने में, है ना। 5 से 10 क्वेश्चन। मैम क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, अभी मैं बताऊंगी, बट आपको करना ये सही तरीका है इन तीनों को करने का, और इसे एक हैबिट में डालो। जैसे रोज सुबह उठ के ब्रश करते हो ना, तब तो नहीं बोलते ना मैम ये है फलाना है, तो वैसे ही इन तीनों को अपनी हैबिट में डाल लो। इसके लिए अलग टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। कमिंग टू योर लिटरेचर, लिटरेचर को करने का सही तरीका क्या है, 1 शॉट। हर चैप्टर का, क्लास 11th के हर चैप्टर का 1 शॉट आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, क्लास 11th की प्लेलिस्ट में, राइट। तो करने का तरीका क्या है, लिटरेचर को 1 शॉट देखा, अब क्वेश्चन आंसर्स करें शॉर्ट और लॉन्ग, दैट्स इट। समरी नहीं देखनी, समरी नहीं, एटलीस्ट एक बार चैप्टर को अच्छे से समझना है।
तो जब मैं इंग्लिश के लिए बुक सर्च कर रही थी या चीज़ें देख रही थी तो मैंने इंग्लिश में यही देखा कि ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होनी चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो बुक जिसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, जिसमें रीडिंग पैसेज इतने सारे हैं कि तुम अगर रोजाना भी प्रैक्टिस करो ना तो भी खत्म नहीं होंगे। राइटिंग एग्जाम्पल्स इतने सारे कि भाई अगर तुम लोग मतलब अगर फ्री हो ना तो बस तुम उसे पढ़ लो, तुम्हें गूगल पे ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सामने है, तुम पढ़ लो। ग्रामर के क्वेश्चन इतने कि रोज रात को तुम्हें गूगल पे कुछ नहीं ढूंढना, अपना मटेरियल सर्च करने में टाइम नहीं लगाना, ग्रामर के क्वेश्चंस ही उसमें बस बैठ के तुम्हें करने हैं रात में 5 मिनट निकाल के। लिटरेचर अगर मेरी वीडियो से वन शॉट देख रहे हो, क्वेश्चन आंसर्स भी मैं तुम्हें देती हूँ, बट एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स उसमें इतने सारे हैं। बट मेरे पे विश्वास मत करो, मतलब ऑब्वियसली करो बट मेरी सिर्फ बातों पे मत करो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो यार सबसे पहले जैसे ही तुम इस बुक को खोलोगे ना तो तुम्हें यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगी कि कौन सी चीज़ तुम्हारी कौन से नंबर पे है, और ये लिस्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सिलेबस ही है। ये दिखाने से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो सीबीएसई का जो लेटेस्ट सर्कुलर था वो भी इन्होंने लगा रखा है कि भाई लास्ट ईयर तुम्हारे कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 30% थे इन द फॉर्म ऑफ MCQ, केस बेस्ड क्वेश्चन, सोर्स बेस्ड इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप, एंड रिमेनिंग 50% तुम्हारे क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि शॉर्ट आंसर हो गए और लॉन्ग आंसर हो गए। बट इस बारी एकेडमिक सेशन 2023 और 24 में तुम लोग देखोगे कि तुम्हारे जितने भी कंपिटेंसी बेस्ड है ना MCQ के फॉर्म में, केस बेस्ड फॉर्म में, वो 40% कर दिए हैं, MCQ इन्होंने 20% कर दिए हैं, और जितने भी तुम्हारे शॉर्ट लॉन्ग है वो 40% कर दिए। राइट, तो ये इन्होंने सबसे पहले तुम्हें चेंजेस बता दिए। उसके बाद यार सबसे अच्छी बात ये है कि तुम्हारा पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है सिलेबस को लेके कि भाई हमारा सिलेबस कहाँ है कहाँ नहीं, तो पूरा सिलेबस तुम लोग देख सकते हो, यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छे से लिख रखा है। अब सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी रीडिंग स्किल्स के बारे में। तो यार देखो यहाँ पर इन्होंने तुम्हारे को पूरा अच्छे से बता दिया कि अनसीन पैसेज 1 से 25 है, नोट मेकिंग 26 से 41 पेज नंबर पे, राइट। और तुम्हारे रीडिंग पैसेज का सिलेबस भी इन्होंने बता दिया है कि भाई 5-5 नंबर के 2 रीडिंग पैसेज आएंगे और बचे हुए 8 नंबर का तुम्हारा नोट मेकिंग आएगा। सो इन टोटलिटी 18 नंबर का तुम्हारा रीडिंग स्किल्स हो गया। अब अगर मैं तुम्हें दिखाऊँ सो यार रीडिंग पैसेजेस इतने सारे हैं कि तुम लोग अगर रोजाना का, जैसे मैं तुम्हें बोलती हूँ अर्ली मॉर्निंग उठ के प्रैक्टिस कर लिया करो, तो अगर तुम लोग ठान लो कि भाई मुझे ये वाला सुबह उठ के प्रैक्टिस करना है, सो यार खुद देख लो तुम्हें कि क्वेश्चंस करने में कितना ही टाइम लगेगा। लाइक एक पैसेज आराम से तुम मुश्किल से लाइक 15-20 मिनट में आराम से कर सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी सारे रीडिंग पैसेजेस हैं फॉर योर प्रैक्टिस, तो तुम्हें गूगल पे या इधर उधर रीडिंग पैसेजेस के लिए धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं तुम्हें नोट मेकिंग का बताती हूँ, सो अगैन इफ़ आई गो बैक एंड सी, नोट मेकिंग मेरा 26 नंबर पे है, राइट। सो आई विल जस्ट मूव स्ट्रेट टू 26 पेज नंबर एंड यू कैन सी नोट मेकिंग एंड समरी के इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं। इन्होंने फॉर्मेट भी दे रखा है, मैंने तुम्हें वन शॉट भी दे रखा है। तुम पहले सबसे पहले वन शॉट देखो, उसके बाद तुम लोग क्लियरली यार इतनी सारी एक्सरसाइज है और वो भी सॉल्व, मतलब तुम लोग सिर्फ रीड कर सकते हो। मैंने तुम्हें बोला है कि जितना तुम लोग राइटिंग स्किल्स को, नोट मेकिंग को रीड करोगे ना उतना तुम्हारे लिए बेटर होगा। तो यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं और जो पहले मतलब पूछे भी गए हैं, है ना। तुम लोग बोलोगे बोर्ड का पेपर थोड़ी है जो पहले पूछे गए, बट मोस्टली स्कूल्स में जो पूछे जाते हैं, ठीक। सो यहाँ पर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, तुम लोग खुद ही देख सकते हो। उसके बाद बेटा अगर मैं ग्रामर पे आती हूँ तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इन्होंने सारे ग्रामर के टॉपिक्स को इकट्ठे करके हमें नंबरिंग बता दी है। टेंसेस, क्लॉसेस, गैप फिलिंग, रीऑर्डरिंग, ट्रांसफॉर्मेशन, सारी की सारी चीज़ें तुम्हें यहीं पर मिल जाएंगी। अब देखो अगर मैं लेकर चलती हूँ तुम्हें 42 पेज नंबर पे, जो मैंने क्लास 10th को भी बोला था, सबसे बेहतरीन बात है कि इन्होंने ना सारी चीज़ के तुम्हें चार्ट बना के दे दिए हैं, जैसे मैं तुम्हें वन शॉट में बनवाती हूँ, राइट। तो तुम सबसे पहले वन शॉट लेक्चर देखो, चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, चार्ट तुम्हारे यहाँ पे बने बनाए हैं। इसी को तुम कट करके इन्होंने दे भी रखा है कि भले ही तुम पीछे भी लगा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। अब यहाँ पे देखो टेंसेस मान लो तुमने मुझसे पढ़ लिया पूरा का पूरा। अब व्हाट यू नीड टू डू इज रिवीजन के लिए नोट्स तो हैं, बट साथ साथ में इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं, तुम लोग खुद देख लो, और बिल्कुल उस फॉर्मेट में जिसमें तुम्हारे पेपर में आता है, राइट। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक देखो तुम, क्लॉजेस, ठीक है। क्लॉजेस देख लो, क्लॉजेस में भी भाई पूरा उन्होंने तुम्हें नोट्स दे रखे। ऑब्वियसली ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम्हें खुद से पढ़ने नहीं बोल रही हूँ, मैं ये पढ़ाऊंगी तुम्हें। उसके बाद मैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए बोल रही हूँ कि तुम्हें इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। यू गाइस कैन सी क्लियरली गैप फिलिंग के ऊपर, रीऑर्डरिंग के ऊपर इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं बच्चों कि हमें किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेम विद योर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसलिए मुझे ग्रामर के लिए ये परफेक्ट बुक लगी कि भाई एक तो तुम्हारा सिलेबस है, दूसरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सेम पैटर्न में एक्सरसाइजेस गिवन है। कमिंग टू योर राइटिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल में मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ कि भाई देखो ज़्यादा से ज़्यादा ना एग्जाम्पल रीड करो, ठीक है। अगर तुम्हारे पास स्पेशली टाइम नहीं है भाई तुम मत निकालो,
पेपर में मान लो स्कूल में बैठे हो, फ्री पीरियड है भाई, बैठ के रीड कर लो। ये चुटकी चुटकी से रीड करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? मुश्किल से 5-10 मिनट, 2 भी रीड कर लोगे दिमाग में बैठ जाएगा। इसमें इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। बी इट योर एडवर्टीजमेंट, बी इट योर पोस्टर्स, एवरीथिंग इज गिवन इन दिस बुक, तुम लोग खुद ही देख सकते हो, ठीक है। इसमें स्पीच और डिबेट भी गिवन है। मतलब मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, इसे रटना नहीं है, सिर्फ इसके एग्जाम्पल रीड करने हैं। वो एग्जाम्पल जो तुम लोग बोलते हो मैम गूगल पे नहीं है, यहाँ से ढूंढे वहाँ से ढूंढे, तो सारी चीज़ें तुम्हें दी हैं भाई। टीवी में ऐड आ रही है, म्यूट करो और इतना सब पढ़ लो। ये पढ़ने पर ही ना बच्चों दिमाग में चीज़ें आपके बैठने लग जाएंगी। कमिंग टू योर लिटरेचर वाला पार्ट, यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस दे रखा है। अब लिटरेचर पार्ट ने मुझे फैसिनेट क्यों करा ये भी मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। देखो स्ट्रेट अवे अगर मैं तुम्हें लेकर जाती हूँ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी पे, तो तुम पहले सबसे पहले 1 शॉट लेक्चर देखा, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे समरी भी दे रखी है, जस्ट इन केस आपको पढ़नी है, नहीं पढ़नी तो 1 शॉट से ऑब्वियसली काम चल जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स कराती हूँ, पीवाईक्यू कराती हूँ, बट यहाँ पर एक्स्ट्रा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एंड हर चैप्टर के तुम लोग देख लो लॉन्ग आंसर टाइप भी क्वेश्चंस हैं। तो इसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, साथ ही साथ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर गिवन है। तो इससे बाहर तो बच्चों डेफिनेटली तुम्हारा कुछ भी नहीं आ सकता। एंड ये चीज़ हर चैप्टर के लिए है, चाहे वो कोई सा भी चैप्टर हो। तुम यहाँ देख सकते हो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, सिल्क रोड, फोटोग्राफ, एवरी चैप्टर इज इंक्लूडेड इन दिस बुक। सो ओवरऑल मेरे को तो ये बुक बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगी। हाँ भाई देख लिया, तो ये पूरा का पूरा मतलब ऐसा पैकेज है कि तुम्हें और किसी चीज को रेफर करने की जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी ऑब्वियसली तानिया मैम तुम्हारी, एंड देन दिस बुक इज इनफ। इससे ज्यादा तुम्हें कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम्हें लिटरेचर की भी ना, तुम टेंशन मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें कराती हूँ, लिटरेचर के लिए भी नहीं तो एटलीस्ट फॉर दीज 3 सेक्शंस तो आपको इस बुक को डेफिनेटली लेना चाहिए, डेफिनेटली परचेज करना चाहिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी सो दैट ऑटोमेटिकली आप जहां से मैंने ऑर्डर किया वहां से आप लोग ऑर्डर कर लो और आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से जा सकते हो। तो ये तीनों चीजें तो यार इस बुक में सही में भरमार है कि भाई बैठे हुए हो, टीवी देख रहे हो, एग्जाम्पल देख लिया, एज सिंपल एज दैट, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। एंड सबसे अच्छी बात, जैसे कि मैंने आपको बताया, सिलेबस पे बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि ये आपके सिलेबस में नहीं है, यानी सारी चीजें जैसे पेपर में पूछी जाती है बिल्कुल उसी फॉर्मेट में है, ठीक है। इंग्लिश के बाद बेटा हम आते हैं आपके हिस्ट्री पे। अब देखो हिस्ट्री में क्या है, टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं। अब हिस्ट्री के लिए मुझे एक ऐसी बुक चाहिए, देखो यार मैंने भी ह्यूमैनिटीज लिया था तो मेरे पास भी हिस्ट्री था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं साइंस या कॉमर्स से हूँ और हिस्ट्री का ज्ञान दे रही हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं खुद हिस्ट्री पढ़कर आई हूँ 11th और 12th में। इवन 12th में मेरे हिस्ट्री में 97 नंबर आए थे। 3 नंबर कहाँ कटे मुझे आज तक पता नहीं चला, क्योंकि पेपर तो मिलता नहीं है। तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि उम्मीद मुझे पूरे की थी। सो नाउ हिस्ट्री में अगर आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है, और यार 1 साल होता है हमारे पास पूरा इन 7 चैप्टर को करने के लिए, क्योंकि फाइनल एग्जाम 1 साल बाद होता है, तो बहुत सही टाइम है ये, ठीक है। अब हम सबको पता है कि हिस्ट्री के चैप्टर्स हमारे बहुत लंबे हैं, कि भाई एक बार ही हर टीचर, एंड स्पेशली मैं तुम्हें ये रिकमेंड करूंगी, एक बार ही इतने अच्छे से पढ़ लो कि भाई दोबारा ना आना पड़े, क्योंकि दोबारा मेरे बस की तो नहीं है सेम चैप्टर पे आना, है ना, क्योंकि इतने बड़े बड़े चैप्टर है, इतने पेजेस है, 19-20 पेजेस के चैप्टर, इतनी भारी भारी इंफॉर्मेशन एक ही बार में मैं तो इतने अच्छे से पढ़ना चाहूंगी कि मैं दोबारा उस चैप्टर पे ना आऊं, राइट। सो सबसे पहले बेटा हिस्ट्री के लिए 1 शॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको ऑब्वियसली मेरे चैनल पर मिल जाएगा, एंड काफी अच्छे रिव्यूज है। ऐसा नहीं है कि मैंने बस यूं ही पढ़ा दिया है। आप अगर बाकी के 1 शॉट देखोगे यूट्यूब पर तो आपको चीजें दिखेंगी कि स्किप हो रखी है, ठीक है। मतलब कुछ लाइंस पढ़ाई फिर स्किप, फिर कुछ लाइन, मतलब ऐसे करके पढ़ा रखा है, पढ़ा अच्छा रखा है बट लाइन स्किप कर रखी है। एंड नहीं तो कुछ वीडियो देखोगे तो बहुत ही लंबी है। तो अगर आपको क्रिस्प 1 शॉट चाहिए तो मेरा 1 शॉट इज परफेक्ट, बिकॉज मैंने उसमें आपको एक एक लाइन इंक्लूड करी है और एक कहानी की तरह मैंने उसको नरेट करा है, ठीक है, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। तो 1 शॉट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। बट अब हिस्ट्री में और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स को याद रखना, टर्म्स को याद रखना, क्वेश्चन आंसर्स याद रखना, जिसमें से एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको देती हूँ, ठीक है। बट उसी के साथ साथ इन टेक्स्ट, यानी कि बीच से भी तो आते हैं हिस्ट्री में, बीच से क्वेश्चंस कौन से आएंगे, मैप वर्क, और सबसे इंपॉर्टेंट है रिवीजन नोट्स, क्योंकि पेपर के समय हम दोबारा से 1 शॉट या दोबारा से हम लोग पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का रीड नहीं कर सकते, तो रिवीजन नोट्स बहुत जरूरी है। अब मैम ये नोट्स बनाए कैसे बनाए, ये बच्चों का बहुत मुश्किल सवाल रहता है। तो फाइनली जब मैंने आपकी हिस्ट्री की बुक देखी जो मैं आपको रिकमेंड करने वाली हूँ, उसमें वही एग्जैक्ट रिवीजन नोट्स थे जैसे मैं चाहती थी। देखो बच्चे बोलते हैं मैम हिस्ट्री का चैप्टर कैसे पढ़े, बहुत बड़ा है। लेट्स से बेटा हिस्ट्री का एक चैप्टर है, ठीक है,
अब ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारे मल्टीपल टॉपिक्स हैं। मैं हमेशा बच्चों को बोलती हूँ इसे बांट लो, टॉपिक 1 2 3 4 और टॉपिक वाइज पढ़ो, राइट। मैं साइंस के लिए भी उन्हें यही सजेस्ट करती हूँ जो क्लास 10th में बच्चे, कि भाई अगर आपका जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा है तो आप उसको टॉपिक वाइज बांट लो, कि आज आपने ये 2 टॉपिक करे, कल आपने ये 2 टॉपिक करे, काम खत्म। तो बेटा अब जो मैं आपको बुक बताने वाली हूँ वो उस साल की ही है, हिस्ट्री के लिए स्पेशली। 7 के 7 चैप्टर उसमें इंक्लूडेड हैं, अभी मैं तुम्हें खुद दिखाऊंगी, ठीक है। रिवीजन नोट्स उसमें गिवन है, और रिवीजन नोट्स भी ऐसे नहीं पूरे चैप्टर के इकट्ठे, नहीं 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 नहीं, उन्होंने प्रॉपर्ली चैप्टर को डिवाइड करा है मेन टॉपिक्स में, कि अगर आप हिस्ट्री याद करने बैठ रहे हो तो आप टॉपिक वाइज याद करो। जैसे हमेशा आप मेरे वन शॉट देखोगे तो मैं बोलती हूँ कि टॉपिक वाइज पढ़ो, क्योंकि हिस्ट्री में बहुत टॉपिक्स है, बहुत हेडिंग होती है अगर एनसीईआरटी देखोगे, राइट। तो टॉपिक वाइज आपको पढ़ना है। तो उन्होंने आपके रिविजन नोट भी टॉपिक वाइज बनाए हैं। उन्होंने किया क्या है कि मान लो पहला टॉपिक दिया, ठीक है, टॉपिक के नोट्स दिए, अब उसी नोट से रिलेटेड उन्होंने आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए, आपके ऑब्जेक्टिव, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, एमसीक्यू और शॉर्ट और लॉन्ग, फिर पहुंचे वो दूसरे टॉपिक पे। तो ऐसे कर करके अगर आप पढ़ोगे बेटा तो इतने लॉन्गर रन तक चीजें आपको याद रहेंगी, और साथ में आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे नोट्स उन्होंने आपको बनाकर दिए हुए, मैंने खुद ने पढ़े हैं। आओ दिखाती हूँ। तो यहाँ कमिंग टू योर हिस्ट्री वाली बुक तुम लोग देख सकते हो, क्लास 11th की है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, 100% अपडेटेड है, रीसेंट सिलेबस से, रिवीजन है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, मतलब हम लोग खोल के ही देखते हैं, ठीक है। हमें बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाना है कि क्या लिखा है, हम अपनी आंखों से देखेंगे तब यकीन करेंगे। अब देखो यार 7 चैप्टर हमारे आ रहे हैं, 7 के 7 चैप्टर ही हैं। मैं तुम लोगों को द 3 ऑर्डर्स तक वन शॉट करा चुकी हूँ, राइट। वन शॉट मेरे चैनल पर अवेलेबल है। देखो यार हिस्ट्री के ना चैप्टर्स बहुत बड़े होते हैं, तो वन शॉट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अब मैंने तुम्हें रिसेंटली द 3 ऑर्डर्स कराए, तो मैं उसी पर सीधा लेकर चलती हूँ और तुम्हें उसी से बताती हूँ कि ये बुक मुझे क्यों अच्छी लगी। देखो पेज नंबर 63 पे मैं जाऊँगी। सबसे पहले ये चैप्टर का मैंने तुम्हें रिसेंटली अभी वन शॉट दिया है, पूरे 1.5 घंटे में मैंने तुम्हें चैप्टर समझा दिया। वन शॉट हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो इन्होंने सबसे पहले हिस्ट्री को 4 टॉपिक में बांट दिया, यानी कि द 3 ऑर्डर्स को 4 टॉपिक में बांट दिया। टॉपिक 1 फ्यूडलिज्म, 2 3 ऑर्डर्स, टॉपिक 3 4th ऑर्डर, और टॉपिक 4 तुम्हारा 14th सेंचुरी क्राइसिस, ठीक है। चारों टॉपिक्स में बांट दिया। एंड अब टॉपिक वाइज इन्होंने तुम्हें नोट्स दिए, यानी कि तुमने मेरा वन शॉट तो देख लिया, बट उसके बाद टॉपिक वाइज जैसे मैं पढ़ाती हूँ एग्जैक्टली वैसे नोट्स दिए। मान लो फ्यूडलिज्म किया, ये देखो ये सेम ड्राइंग है जो मैंने तुम्हें अपने लेक्चर में समझाई थी। अगर तुम लोगों को याद हो करना, तुम लेक्चर भी देख सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, ठीक है, और ये टॉपिक खत्म, ताकि बच्चे को ऐसा ना लगे भाई हिस्ट्री तो बहुत बड़ा है। टॉपिक 1 फ्यूडलिज्म खत्म। अब इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू इन्होंने तुमसे पूछ लिए, कुछ शॉर्ट और लॉन्ग टाइप पूछ लिए। फिर टॉपिक 2 द 3 ऑर्डर्स तुम्हारा शुरू कर दिया, यानी कि बेटा इन्होंने एक ही चैप्टर को इतने टॉपिक्स में बांट दिया है, 4 से 5 टॉपिक्स में, कि तुम आराम से टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो और बच्चे को हैवी भी नहीं लगेगा कि भाई बहुत सारा है। यहाँ पर देखो टॉपिक 3 4th ऑर्डर तुम्हारा शुरू हो गया। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। टॉपिक 4 14th सेंचुरी क्राइसिस, और यहाँ पर तुम्हारा चैप्टर खत्म। सो मेनली मैं यहाँ पर तुम्हें क्या बताना चाहती हूँ, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि एक चैप्टर को टॉपिक वाइज बांट दिया, ताकि बच्चे को 1 गो में ना करना पड़े। लेट्स से मैंने टॉपिक 1 और 2 आज कर लिया, 3 और 4 मैं कल कर लूँगी, और इसी में मेरे क्वेश्चन आंसर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे। इसी के साथ साथ बच्चों जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे तुम लोग देख लो, यहाँ पर तुम्हें दिए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। अगर तुम्हें मैं फर्स्ट चैप्टर दिखा दूँ, राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ठीक है, यहाँ पर बता भी रखा है कि क्वेश्चन पेपर तुम्हारा किस डिज़ाइन में आएगा, विच इज़ वेरी फैसिनेटिंग थिंग। बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि भाई कौन से में से कितने एमसीक्यू, कितने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ पर बता रखी हैं। अगर मैं तुम्हें सबसे पहले लेकर चलती हूँ राइटिंग एंड सिटी लाइफ पे, सो हेयर इज़ योर राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इसको भी देख लो, इन्होंने 3 टॉपिक में बांटा है, एक सिटी लाइफ मेसोपोटामिया, एक अर्बनाइजेशन और एक लेगेसी ऑफ राइटिंग। अब हर टॉपिक के तुम्हें रिवीजन नोट्स दिए। ऑब्वियसली पहले वन शॉट तो देखना ही देखना है, बट वापस तुम यार पूरा एनसीईआरटी नहीं पढ़ सकते क्योंकि बहुत बड़ा है। इसी में तुम्हें फ्लो चार्ट भी दे दिया है, मैप भी दे दिया है, सारी इंपॉर्टेंट डेट्स भी दे दी हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग, फिर टॉपिक 2 अर्बनाइजेशन से। तो इस हिसाब से इस बुक को बांट रखा है, विच इज़ वेरी 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 फैसिनेटिंग, और इसलिए मैं तुम्हें डेफिनेटली ये बुक रिकमेंड करूँगी। तो आई होप कि आपको दोनों बुक्स यूजफुल लगी होंगी, दोनों बुक्स काम की लगी होंगी। स्पेशली यार हिस्ट्री की बुक तो मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग लगी, क्योंकि और कुछ करने की बच्चे को जरूरत ही नहीं है ना। अगर उसने वन शॉट देख लिया, अगर उसको रिवीजन नोट्स मिल गए, इंपॉर्टेंट मैप्स भी इसी में इंक्लूडेड है, क्वेश्चन आंसर्स भी है, और कुछ करने की बेटा आपको जरूरत ही नहीं है। सो ये 2 बुक्स है जो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी, एंड यू वोंट रिग्रेट, क्योंकि आप अगर ट्राई करोगे ना, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया उस हिसाब से इंग्लिश को पढ़ने का और हिस्ट्री को
को पढ़ने का, तो आप अपने अंदर मैक्स टू मैक्स 2 हफ्तों में ना चेंजेस नोटिस करना शुरू कर दोगे विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक एंड माय लेक्चर्स। सो अगर आपको स्टिल कोई डाउट है, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बेटा जी मैं लिंक डाल दूंगी ताकि आप लोगों को सीधा आप लोग वहीं पे पहुंच जाओ। एंड अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है, कोई भी मन में क्वेश्चन है, आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। So that's it for today. Thank you so much everyone. I will see you guys next time. Bye bye. Take care.